हम लोग करने वाले हैं अभी स्ट्रक्चर ऑफ बजट रिसिप्ट, टाइप्स ऑफ बजट रिसिप्ट, इसके बारे में पढ़ने वाले बेटा। तो ये हमारा पार्ट सेकंड है गवर्नमेंट बजट का, इसमें हम पूरा कवर कर देंगे। हम लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बजट, ये बहुत ही आसान है, मैं बहुत ही इजी तरीके से कवर करा दूंगा। स्ट्रक्चर ऑफ बजट, ठीक है। अब मैं ना इसमें एक शॉर्टकट ऐसा लगाने वाला हूं कि मजा से ही आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक शॉर्टकट ढूंढेंगे कहीं ना कहीं, और देखेंगे किस तरीके से हम इसको इजी तरीके से और भी खत्म कर सके। एक होता है बजट रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। एक मिनट बेटा मैं देख लूं एक बार इसको। हाँ ये रहा कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। एक होता है एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये रहा, मिल गया बेटा, ठीक है। दोनों देख लेते हैं बेटा। देखो सबसे पहला हम करेंगे कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट बेटा। देखो इसका मतलब समझने के लिए कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप तो एक चीज पता लगा लेना कि कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है। रिसिप्ट का मतलब पैसा आना, ठीक है। तो पहले हम एग्जाम्पल को समझते हैं। एक एग्जाम्पल मैं यहां लिखता हूं ग्रीन पेन से। ग्रीन पेन से मैंने लिखा लोन रेज्ड बाय गवर्नमेंट, लोन रेज्ड बाय गवर्नमेंट, ठीक है, फ्रॉम द पब्लिक। इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने लोन रेज किया किससे, पब्लिक से, या लोन रेज्ड फ्रॉम द आरबीआई बैंक ऑफ इंडिया। हमने लोन लिया किससे, लोन रेज्ड फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो मतलब गवर्नमेंट ने लोन लिया, हमारे पास रिसिप्ट आया। तो जब रिसिप्ट आया ऑब्वियस सी बात है, जब हमने लोन लिया होगा तो हमने कुछ गिरवी रखा होगा, हमने ऐसे तो लिया नहीं होगा। अगर मान लो ये हमारी गवर्नमेंट है और ये लोन लेने वाला बंदा है, लोन देने वाला बनता है, लोन देने वाला, ठीक है। इसने क्या बोला होगा, भाई मेरा तू एक काम कर, मेरे से मॉर्गेज ले ले। क्या ले ले, मॉर्गेज कुछ ले ले, ठीक है। मेरे से कुछ तू संभाल ले ले, उधार ले ले, मतलब कि उधार कह रहा हूं, मेरे से तो कुछ गिरवी रख ले, गिरवी मॉर्गेज रख ले, गिरवी रख ले मेरा कुछ। तो ये कहता है ठीक है भाई, तूने अपना मेरे पास अपना घर गिरवी रखा है, तो गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ गिरवी रखती है, चल मैं तेरे को पैसे दे देता हूँ, रुपीज दे देता हूँ। तो इससे क्या हुआ, इधर इधर क्या हुआ मेरा, इधर रिड्यूस एसेट, मेरा एसेट क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, मेरा एसेट कम हुआ, मैंने अपना घर गिरवी रखा। और जब मेरे पास पैसे आए तो ऑब्वियस सी बात है, और मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई कि नहीं हुई, इंक्रीज लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज किसकी इंक्रीज हो रही है, गवर्नमेंट की हो रही है। तो इन सारी चीजों को बोलेंगे क्या, कैपिटल रिसिप्ट। ध्यान रखना, लोन रेज बाय गवर्नमेंट या फ्रॉम द पब्लिक, या लोन रेज फ्रॉम द आरबीआई। अगर गवर्नमेंट क्या करती है, कोई लोन लेती है, ठीक है, इससे क्या होता है, या तो उनका एसेट रिड्यूस होता है या लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, दैट इज नोन एज कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है बेटा, समझ आ गया। अब आगे चलते हैं, अब है रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में, ठीक है। व्हाट इज रेवेन्यू रिसिप्ट, पहले तो इसका एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल बहुत सारे ग्रीन पेन से लिख रहा हूं। एग्जांपल है सबसे पहला इनकम टैक्स, भाई इनकम टैक्स, ठीक है। इंटरेस्ट टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स, और हमारा हो गया इसमें हो गया लाइसेंस फीस, लाइसेंस फीस, इसमें हो गया एस शीट्स, एस शीट्स, काफी सारी चीजें। ये जितनी भी चीजें इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, ये वो सारी चीजें होती है। देखो टैक्स है भाई, ये हमारा गवर्नमेंट का हक है लेना। अब रेवेन्यू है, रेवेन्यू मतलब पैसा गवर्नमेंट को मिलेगा, उनका फायदा है। ना ही इसमें क्या होता है गवर्नमेंट का, नाइदर रिड्यूस, ना ही गवर्नमेंट का कोई भी एसेट रिड्यूस होता है जब उनको इन टैक्स को मिलता है, लाइसेंस फीस मिलती है, ऑब्वियस सी बात है ना उनका एसेट रिड्यूस हो रहा है, ना ही नॉर उनकी कोई भी लाइबिलिटीज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ना ही उनकी कोई भी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है। इन सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट। समझ आ गया बेटा, बहुत बेसिक तरीके से मैंने बता दिया रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है।
अब रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर भी दो बातें हैं, उसको हम पढ़ते हैं बेटा ध्यान से। रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर कुछ बातें हैं, उसको ध्यान से देख लेते हैं। देखो, रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर भी सबसे पहले कुछ फैक्टर है। सबसे पहला जो फैक्टर है इसके अंदर वो है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने थोड़ा क्या करा, थोड़ा ज्यादा है तो रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर ही, इसके अंदर भी दो बातें होती है, मैंने वो एक थोड़ा जल्दीबाजी में लिख दिया। याद आ गया मुझे। एक होता है टैक्स रेवेन्यू, एक होता है टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। व्हाट इज टैक्स रेवेन्यू, ये ये एक बेसिक ये बेसिक टैक्स है। it consists of the proceeds of taxes and other duties levied by union government या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकते हैं, ठीक है ना। जो मतलब कि हम किसी पे थोपते हैं कि भैया ये तुम्हें सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल बना रखा है और ये सबको पे करना ही करना है, नॉर्मल चीज है ये, ठीक है ना। ये टैक्स रेवेन्यूज होते हैं हमारे, जो गवर्नमेंट को बेनिफिट मिलता है मिलता है। तो ये लिख सकते हैं, इट कंसिस्ट इट कंसिस्ट ऑफ द प्रोसीड्स इट कंसिस्ट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस एंड अदर ड्यूटीज। जो भी अदर ड्यूटीज होती है उसको देखना होता है, ठीक है। लिवाइड बाय द, जो भी लिवाइड होता है बाय द यूनियन गवर्नमेंट, या तो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा होता है या फिर क्या होता है, इसको यूनियन गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। ये टू टाइप के होते हैं, एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स, एक आपका होता है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है बच्चों। ध्यान से देख, सुन मेरी बात को सुन, मैं पूछ सकता हूँ कुछ भी बीच में से, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, मैं आपको लिख देता हूं। देखो, दीज आर दो टैक्स, ये डायरेक्टली क्या होता है, इंप्लाइड होता है, ठीक है ना। देखो, ये वो टैक्स होता है लिवाइड इमीडिएटली, ये लिवाइड होता है इमीडिएटली, इमीडिएटली लिवाइड होता है किस पे, ऑन दी प्रॉपर्टी एंड इनकम ऑफ पर्सन, ऑन दी प्रॉपर्टी पे एंड इनकम ऑफ पर्सन पे, इनकम ऑफ पर्सन पे बेटा कहीं ना कहीं, ठीक है। एंड दोज दैट आर पेड डायरेक्टली बाय द कंज्यूमर टू द स्टेट। और ये क्या होता है, डायरेक्टली पेड होते हैं, डायरेक्टली पेड होते हैं सीधा किसके, बाय द कंज्यूमर। कंज्यूमर डायरेक्टली पेड करता है किसको, अपने अपने स्टेट को। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती, ठीक है ना। इनडायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं, देखो मान लो ये लड़का है, ठीक है ना, ये मूवी देखने गया, इसने मूवी मुझे जहां पर इसने टिकट खरीदी 350 रुपए की, इसके अंदर टैक्स इंक्लूड था, तो मूवी थिएटर वाला गवर्नमेंट को पैसे भरेगा। लड़के ने इसको दिए, इसने क्या करा, गवर्नमेंट को दिए, तो इनडायरेक्टली पे करा। तो इनडायरेक्ट टैक्स आज दोस टैक्स, आप लिखो अपनी कॉपी में, इनडायरेक्ट टैक्स आज दोस टैक्स दैट affect the income and property of person through their consumption expenditure। इफेक्ट तो करता है उनकी प्रॉपर्टी और सब चीज को, पर कैसे, जो भी वो चीज खाते हैं या कोई चीज खरीदते हैं अपने उनके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से, ये होते हैं हमारे इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है बेटा। तो एग्जांपल कौन से हो गए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के, कुछ लिख लेते हैं बेटा। डायरेक्ट के हो गया आपके एग्जांपल, ये इसको ये हो गया इनकम टैक्स, ठीक है। ये हो गया इंटरेस्ट टैक्स, जितना मुझे पता है मैं लिख देता हूं बेटा, ठीक है। एक होता है वेल्थ टैक्स, एक होता है कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। और बहुत सारे होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स कौन से हो गए, वैट वैल्यू एडिशन टैक्स, कस्टम ड्यूटी, अभी तो जीएसटी आ गया, वन नेशन वन टैक्स, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया अब तो, उसके बारे में भी पढ़ेंगे बेटा, उसके बारे में प्रॉपर एक फुल वीडियो बनाऊंगा। एक्साइज ड्यूटीज, सेल्स टैक्स, एक्सेट्रा बेटा, ठीक है। तो ये आपके दो पार्ट हो गए इसके अंदर कहीं ना कहीं। तो ये जो होता है इट कैन नॉट बी ट्रांसफर, इसको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, कैन नॉट बी ट्रांसफर, सिंपल सी बात है, जिसका है उसको भरना पड़ेगा। और ये इट कैन बी ट्रांसफर्ड, इसको ट्रांसफर किया जाता है, कैन बी ट्रांसफर्ड, इसको बहुत इजीली तरीके से ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। ये जो होता है इसका कोई रिलेशन नहीं होता गुड्स के साथ, इसका रिलेशन होता है गुड्स के साथ। ये कौन से नेचर का होता है, प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, क्योंकि ये प्रोग्रेस होता रहता है कहीं ना कहीं। और ये रिग्रेसिव नेचर का होता है, ये प्रोग्रेसिव नेचर का और रिग्रेसिव नेचर का बेटा। तो ये बातें मैंने आपको बता दी है, ठीक है। ये था हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में।
बट ये आता है टैक्स रेवेन्यू के अंदर। किसके अंदर आता है? टैक्स रेवेन्यू के अंदर। अब हम आगे पढ़ते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंडर कौन कौन से आते हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यू होता क्या है बेटा? नॉन टैक्स रेवेन्यू की डेफिनेशन बिल्कुल सेम है। ना ही ये क्या करता है, ये सारे, ना ही ये क्या करता है, एसेट को रिड्यूस करता है, ना ही लाइबिलिटी को इंक्रीज करता है, और इस सारे रेवेन्यू रिसिप्ट को, टैक्स को लेता है, और कहीं ना कहीं ये कमर्शियल होता है कहीं ना कहीं। देखो बेटा, दो टाइप के इसके अंदर भी रेवेन्यू होते हैं। एक होता है कमर्शियल रेवेन्यू, कमर्शियल रेवेन्यू, ठीक है। अब ये कमर्शियल रेवेन्यू क्या होते हैं, जैसे एग्जांपल बता देता हूं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कमर्शियल पर्पस के लिए जब यूज होता है। रेलवे हो गया हमारा, ये हो गया पोस्टेज, पेमेंट ऑफ पोस्टेज और टोल्स, पोस्टेज एंड स्टैम्प्स की बात चल रही है यहाँ पर, और टोल्स की बात चल रही है। तो ये है क्या, कहीं ना कहीं दिस रेवेन्यू इज रिसीव्ड, इस रेवेन्यू को हम रिसीव्ड करते हैं, दिस रेवेन्यू इज रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट, इसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा रिसीव किया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ प्राइस, प्राइस की फॉर्म में, ठीक है। पेड फॉर गवर्नमेंट सप्लाइड, पेड फॉर गवर्नमेंट सप्लाइड, जो भी गवर्नमेंट हमारी सप्लाइड करती है, कमोडिटीज एंड सर्विसेज। कौन कौन सी सर्विसेज? जो मैंने आपको बताई, जो मैं मार्क कर रहा हूं रेड पेन से, इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे, पोस्टेज एंड टोल्स, ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, ये मैंने आपको बताया बेटा। तो ये तो हमारे नॉन टैक्स रेवेन्यू, इसके कुछ पार्ट है, उसको आप देखना बेटा। देखो, ठीक है। अब है जो हमारा है एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट चलाता है, जो हमारा, उससे भी कुछ रेवेन्यू हमें कलेक्ट होता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन है हमारे गवर्नमेंट का, ये भी अलग अलग सोर्स से पैसे इकट्ठा करते हैं। सबसे पहला हो गया फीस। देखो फीस तो आपको पता ही है, फीस क्या होती है, ठीक है ना। ये कहीं ना कहीं एक ऐसी कॉस्ट है, जब जैसे कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस होगी, ये एक ऐसी फीस है जो पे करना पड़ता है, गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस है कहीं ना कहीं है। तो ये एक ऐसा अमाउंट है जो पब्लिक इंटरेस्ट के के रूप में देना पड़ता है। लाइसेंस फीस, जब आप लाइसेंस बनाने जाओगे, ऑटोमोबाइल, फायर आर्म का, एक्सेट्रा का रजिस्ट्रेशन फीस होती है, किसकी? ऑटोमोबाइल की, कहीं ना कहीं, और बहुत सारी होती है, रजिस्ट्रेशन फीस ये लेते हैं। अगला होता है फाइन एंड पेनल्टीज, आपने कोई जुर्म वुर्म किया, या फिर आपको पेनल्टीज लगी, ये उसके बारे में होता है, जब आप लॉ को तोड़ते हो कहीं ना कहीं। अगला होता है हमारा फोर फीचर्स, ठीक है ना। अगर आपने कोई किसी चीज को, कॉन्ट्रैक्ट को बीच में ही क्या करा, छोड़ दिया, तो उसकी भी एक पेनल्टीज होती है, वो भी भरना होता है। एक होता है एस शीट। व्हाट इज एस शीट? इट रेफर टू द क्लेम ऑफ गवर्नमेंट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ ए पर्सन हु डाइज विदाउट हैव एनी लीगल हायर्स और हैविंग अ लिविंग विल। मान लो क्या होता है, एक बंदा है, वो मर, ये बंदा है, ये मर गया, ये मर गया, ना ही इसका कोई अता पता करने वाला, ये बिल्कुल अनाथ था। तो इसकी जो भी प्रॉपर्टी होगी वो सारी गवर्नमेंट के पास चली जाएगी, तो दैट इज नोन एज एस्चीट बेटा। समझ आ गया बेटा? ये सारी बातें मैंने आपको बताई, ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू के अंदर आता है, ठीक है। ये देना एक मिनट। एक मिनट बेटा, एक मिनट बेटा, आप होल्ड करना एक सेकंड के लिए, मैं चेक कर लूँ कुछ। हाँ, एस्टेट ड्यूटी, कॉर्पोरेशन टैक्स, फीस ले ली, फाइन्स ले लिया। एक होता है स्पेशल असेसमेंट बेटा, एक और होता है इसमें स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट क्या होता है बेटा, ये भी बता दूं मैं आपको। इसके अंदर क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, अनदर सोर्स है हमारे नॉन टैक्स रेवेन्यू का। इसमें क्या होता है, जो ओनर होता है, वो प्रॉपर्टीज की वैल्यू के हिसाब से एक्स्ट्रा पेमेंट करता है गवर्नमेंट को, अगर उसको पसंद आ जाए। जैसे अगर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड हो रही है, सीवेज सिस्टम सुधर रहा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रेनेज की हो रही है, तो प्रॉपर्टी की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या होती है, बढ़ जाती है। अब मेट्रो आ गई, वैल्यू थी 50 लाख रुपए, घर की वैल्यू थी, मेट्रो में आने से 1 करोड़ हो गई, तो ये चीजें स्पेशल असेसमेंट में काउंट होती है, ठीक है बेटा। डोनेशंस और ग्रांट्स तो आपको पता ही होगा, कहीं ना कहीं डोनेशंस और ग्रांट्स के बारे में आपको पता ही है, तो ये सारी चीजें इसमें काउंट होती है। ये जो सारे पार्ट थे हमारे, किसके पार्ट थे, हमारे रेवेन्यू के पार्ट थे। अभी तक हम रेवेन्यू को लेके चल रहे थे।
अब हम लेके चलेंगे हमारे किसको, एक्सपेंडिचर को लेके चलेंगे बेटा, ठीक है। व्हाट इज एक्सपेंडिचर? एक्सपेंडिचर को देखते हैं। सबसे पहला होता है हमारा बजट एक्सपेंडिचर में, हमारा सबसे पहला आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और दूसरा आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, इसमें क्या होता है, ध्यान रखना, नाइदर इंक्रीज एसेट नॉट डिक्रीज लायबिलिटी। इसमें क्या होता है, नाइदर इंक्रीज एसेट और नॉर डिक्रीज लायबिलिटी। तो सिंपल सी बात है, ये होता क्या है बेटा, हमने जो उसमें पढ़ा था, ठीक है ना, कि उसमें पढ़ा था आइदर, उसमें हमने क्या पढ़ा था, एक मिनट कहां गया, उसमें पढ़ा था नाइदर रिड्यूस एसेट्स, और इसमें क्या पढ़ रहे हैं, नाइदर इंक्रीज एसेट्स, ठीक है बेटा। वहां आपने जैसे बिल्कुल उल्टा हो गया, नाइदर इंक्रीज एसेट्स, वहां पर क्या था, हमने उल्टा पढ़ा था। बस एक ही चीज का फर्क है, वहां पर हम डिक्रीज की बात कर रहे हैं, यहाँ पर इंक्रीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ना ही हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है, ना ही हमारी कोई लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है। इन सारे जो हमारे रेवेन्यू होते हैं, एक्सपेंडिचर होते हैं, जो रेवेन्यू के एक्सपेंडिचर होते हैं, इसमें ना ही हमारा एसेट इंक्रीज होता है, ना ही हमारी लायबिलिटी डिक्रीज होती है। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा, जैसे सब्सिडीज, सब्सिडीज है, अगर बिजली के बिल में हमें 200 यूनिट की छूट मिलती है, एलपीजी सिलेंडर में जो छूट मिलती है, क्या उससे हमारा एसेट इंक्रीज होता है, नहीं होता है। क्या गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी डिक्रीज होती है, नहीं होती है। बस वो छूट है कहीं ना कहीं, जो ग्रांट मिलती है लोगों को, मिलती है कि चलो ठीक है तुम भी एंजॉय कर लो, तो उसी चीज को हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और इसमें क्या हो गया, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? आइदर, आइदर क्या हो रहा है, हमारा एसेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, और लायबिलिटी क्या हो रही है मेरी, डिक्रीज हो रही है कहीं ना कहीं। तो मतलब इसके मतलब क्या हुआ, रिपेमेंट ऑफ लोन, मैंने लोन को रिपे कर दिया, पेमेंट को कर दिया, मैंने लोन को रिपे कर दिया। जब मैं लोन को रिपे कर रहा हूं, ऑब्वियस सी बात है, मैंने मेरा घर छुड़वा लिया, तो मेरी एसेट बढ़ रहा है और लायबिलिटी कम हो रही है। ये जो थे हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है बेटा। तो इसमें एमसीक्यू जो बनेंगे, सिर्फ पूछा जाएगा, या तो एग्जाम्पल के थ्रू पूछ लिया जाएगा, या तो इसके थ्रू पूछ लिया जाएगा। आपको पता लगाना है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा और कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा है आपका, ठीक है। अगला जो हमारा एक्सपेंडिचर है, वो है हमारा प्लान्ड एक्सपेंडिचर। व्हाट इज प्लान्ड एक्सपेंडिचर? देखो बेटा, इसको समझने के लिए एक ही बात को पता होना चाहिए, जो हम प्लानिंग करते हैं, जो हम प्लान करके चलते हैं कि हमें 5 साल के अंदर, अंडर 5 ईयर के, अंडर 5 ईयर्स में जो प्लान करके चलते हैं, जो भी रूलिंग पार्टी होती है, रूलिंग पार्टी जिनका राज होता है 5 साल, जैसे हमारी मोदी गवर्नमेंट है, तो वो जो प्लान करती है कि क्या हमारी करंट डेवलपमेंट है, हम करंट डेवलपमेंट को देखेंगे, ठीक है। जो भी करंट डेवलपमेंट होती है हमारी, एंड जो भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो सारी चीजों को बोलते हैं प्लान्ड एक्सपेंडिचर। एक होता है नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। व्हाट इज नॉन प्लान एक्सपेंडिचर? अब हमने जो अंडर 5 ईयर प्लान्स के तहत हमने नो प्लानिंग करी, बट फिर भी हमने क्या करा, एक्सपेंडिचर कर दिया उस पार्ट पे, दैट इज नोन एज नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, ठीक है बेटा। प्लान करा है पर हमने प्लान नहीं करा, हमने प्लान करा हम रोड बनाएंगे, पर हमने ये प्लान नहीं करा था रोड के साथ हम पेड़ को बनाएंगे, तो इन सब चीजों को क्या बोलेंगे, ये जो पेड़ बनाने का हमने बिल्कुल नहीं सोचा था, ये नॉन प्लान में आ गया हमारा, ठीक है बेटा। अगला क्या हमारा, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। व्हाट इज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर? जैसे कि जो जिससे हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट हो रही है कहीं ना कहीं, जैसे रेलवे, पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन, रेलवे, पोस्ट एंड कम्युनिकेशन की बात चल रही है यहाँ पर, हमने यहाँ डेवलपमेंट करी। एंड नॉन डेवलपमेंट कमर्शियल अंडरटेकिंग्स आर फाइनेंस आउट देयर इंटरनल एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज, इंक्लूडिंग मार्केट बोरिंग एंड टर्म लोन्स फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक एंटरप्राइज। ये वो एक्सपेंडिचर है जिससे हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट होती है और हमारी इकोनॉमी से ग्रो करती है कहीं ना कहीं। ये वो सारे एक्सपेंडिचर हो गए हमारे कौन से वाले, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। एक बार मैं प्रॉपर तरीके से अपने नोट्स में से ही पढ़ देता हूँ,
जिससे आपको बिल्कुल और भी क्लियर हो जाएगा बेटा इजी तरीके से। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, व्हाट इज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, दोज एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट विच आर टू बी मेक फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर, जिसमें हमारी क्या होती है, इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर को देखा जाता है, इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर किया जाता है, उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, जैसे एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये जो सारे इनमें जो होती है हमारी डेवलपमेंट तो होती है, इकोनॉमी की डेवलपमेंट होती है, बट ये इकोनॉमिक के बारे में बात कर रहे हैं हम, सोशल के बारे में बात कर रहे हैं। सोशल में क्या हो गया हमारा, एजुकेशन पे, हेल्थ पे और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो भी इकोनॉमी की बात आती है। ठीक है बेटा, ये डेवलपमेंट हो गई। व्हाट इज नॉट डेवलपमेंट, जो इकोनॉमी के डेवलपमेंट में कोई हाथ नहीं देता, बट वो स्मूथ फंक्शनिंग करता है। क्या करता है, इकोनॉमी को रन करने में बहुत स्मूथ फंक्शनिंग हेल्प करता है कि इकोनॉमी कोई झगड़े फसाद ना हो। जैसे दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड हो गया आपका, आपका हो गया पुलिस, आपका हो गया डिफेंस और जुडिशरी, जुडिशरी लॉ एंड ऑर्डर वाला। तो ये सारे सिस्टम हमारे इकोनॉमी में कोई हाथ तो नहीं देते, बट स्मूथ फंक्शनिंग को करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। ये हमारे वो एक्सपेंडिचर हो गए। ठीक है बेटा, तो ये हमने पढ़ लिए बेटा। आगे हम चलते हैं, जो हमारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको बिल्कुल कवर करेंगे सारे के सारे, जिससे बच्चों को कोई दिक्कत ना हो और चीजें बहुत इजी तरीके से क्वेश्चंस को कर ले बेटा। देखो बेटा, फॉर्मूले कर लेना, इसमें जो एमसीक्यू होंगे आपके, अगर न्यूमेरिकल आते हैं तो बहुत आसान है, तो मैं फॉर्मूले लिखवा देता हूँ जिससे आपके बिल्कुल कवर हो जाएंगे बेटा। अब हम आगे चलते हैं, व्हाट इज बजट डेफिसिट। अब आते हैं फॉर्मूले की बारी। बजट डेफिसिट क्या होता है, देखो बेटा एक एक करके। बजट डेफिसिट होता है, इसमें हम जितने भी टोटल बजट एक्सपेंडिचर है हमारे, जितने भी टोटल बजट एक्सपेंडिचर है, माइनस करते हैं उसको किसके साथ, टोटल बजट रिसिप्ट के साथ, टोटल बजट रिसिप्ट के साथ, उन सारे एक्सपेंडिचर को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बजट डेफिसिट। तो इसमें क्या होता है, तो डेफिनेशन बोल सकते हैं, इट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल बजट एक्सपेंडिचर एंड टोटल बजट रिसिप्ट इज कॉल्ड बजट डेफिसिट। इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम इकोनॉमी के करंट सिचुएशन को देखते हैं कि हमारी इकोनॉमी में जो खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, तभी क्या हो रहा है, रिसिप्ट कम आ रही है, हमारी रेवेन्यू कम हो रही है, तभी हमारी इकोनॉमी डेफिसिट में है, हमारी इकोनॉमी नॉट मेंटेन्ड है, डिसिप्लिन में नहीं है। अब आ जाता है रेवेन्यू डेफिसिट। अगर रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, मतलब कि रेवेन्यू में कमी कहां से आ रही है, तो इस चीज को पता करना। ठीक है, कि टोटल जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है हमारा, हम जो रेवेन्यू में ज्यादा खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, हमारा रेवेन्यू में खर्चा ज्यादा हो रहा है और हमारी रेवेन्यू की कमाई कम हो रही है, रिसिप्ट कम हो रहा है। हम लोग अपने रेवेन्यू कोष में से खर्चा ज्यादा करते हैं और हम कमाई कम करते हैं। इससे क्या होता है, इससे इससे इंप्लीकेशन ये पड़ता है कि गवर्नमेंट को, इसका इंप्लीकेशन क्या पड़ता है गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ता है, गवर्नमेंट को बोरो लेना पड़ता है, जो फ्यूचर जनरेशन के लिए सही नहीं है, जिससे हमारा इन्फ्लेशन अकर हो जाएगा। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए किसके अंदर, रेवेन्यू डेफिसिट के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं, हमारा फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या है, ये इसका डेफिनेशन समझ लो बेटा, टोटल बजट एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट। टोटल बजट जो एक्सपेंडिचर होता है, जितना भी हमारा एक्सपेंडिचर होता है, माइनस करेंगे टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट को, बट सारा जो उधार है उसको एक्सक्लूड कर देंगे, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, सारा उधार को एक्सक्लूड कर देंगे। तो इसका इंप्लीकेशन क्या पड़ता है, क्या क्या फायदा होता है, तो गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ता है, क्योंकि जितना ज्यादा फिस्कल डेफिसिट हाई होगा, उतनी ही हमारी इकोनॉमी डूबी हुई मानी जाती है। मतलब क्या है कि हमें फ्यूचर में अगर हम लोगों ने टाइमली फिस्कल डेफिसिट को पूरा नहीं करा, तो हमारा क्या होगा, हमें इंटरेस्ट ज्यादा भरना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि गवर्नमेंट लोन भी तो ज्यादा लेगी, गवर्नमेंट लोन ज्यादा लेगी तो इंटरेस्ट ज्यादा भरना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखना। तो फिस्कल डेफिसिट होता क्या, एक और फॉर्मूला क्या होता है फिस्कल डेफिसिट का, ये होता है प्राइमरी डेफिसिट। एक हमारा बेसिक डेफिसिट जो होता है, उसको ऐड करते हैं किसके साथ, इंटरेस्ट पेमेंट के साथ, उसमें इंटरेस्ट पेमेंट भी जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, वो फिस्कल डेफिसिट। तो कहीं ना कहीं फिस्कल डेफिसिट का किसके बराबर होगी, फिस्कल डेफिसिट हमारी किसके बराबर होगी,
ये होगी बोरोविंग के बराबर और हमारी अदर लायबिलिटी के बराबर। जितना भी लोन होता है, जितनी भी लायबिलिटी होती है, उन सारी चीजों को हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। ध्यान रखना इस बात को। तो इस पॉइंट से आप एक एक चीजें कवर कर सकते हो, सारे एमसीक्यू को कवर कर सकते हो बेटा। ठीक है बेटा। अगला है हमारा प्राइमरी डेफिसिट। व्हाट इज प्राइमरी डेफिसिट? ये होता है बेटा जो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। फिस्कल डेफिसिट जो होता है हमारा, जो भी हमारा लोन होता है, उसमें से हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं इंटरेस्ट पेमेंट को। इंटरेस्ट पेमेंट को लेस कर देते हैं। उसके बाद जो बचता है वो हमारा होता है प्राइमरी डेफिसिट। अगर मान लो फ्यूचर में गवर्नमेंट, इससे क्या होता, क्या इसका इंप्लीकेशन क्या होता है कि गवर्नमेंट इंटरेस्ट अगर पेमेंट कर देती है तो अपने एक्सपेंसेस को मीट कर पाती है, मीट एक्सपेंसेस, बस। कि गवर्नमेंट इंटरेस्ट भर के अपने एक्सपेंसेस को पूरा कर लेती है, बस यही होता है। अ लो और जीरो प्राइमरी डेफिसिट मींस गवर्नमेंट बोरिंग इट टू मीट द इंटरेस्ट पेमेंट। कि गवर्नमेंट खाली इंटरेस्ट ही भर पा रही है, उसके अलावा गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही। तो गवर्नमेंट हमारी डेब्ट ट्रैप में फंसी हुई है। मतलब गवर्नमेंट पे लोन अभी भी उतना ही है, वो सिर्फ इंटरेस्ट भरे। इसका मतलब क्या, एक इंसान ने 1 लाख रुपए लिए, वो हर महीने 10,000 रुपए ही भर पा रहा है इंटरेस्ट, वो 1 लाख नहीं चुका पा रहा है। तो गवर्नमेंट मतलब मुसीबत में फंसी हुई है। तो हमारी इकोनॉमी की हेल्थ अच्छी नहीं है। इसका मतलब ये है बेटा। समझ आ गया बेटा? तो इस चीज पे बिल्कुल फोकस करना। मैंने आपको इसमें सारे फॉर्मूले बता दिए। जब आप सारे फॉर्मूले को कर लोगे तो ऑब्वियस सी बात है, आपको सारी चीजें पता लग जाएंगी बेटा। एक बात है बेटा, इसमें देखना, इकोनॉमी 3 टाइप से बनी होती है। इकोनॉमी का, 2 मिनट शांत रहिए, बस होने वाला है। इकोनॉमी के बजट 3 टाइप के होते हैं। एक होता है बैलेंस बजट, एक होता है मेरा सरप्लस बजट, एक होता है डेफिसिट बजट। देखो बैलेंस बजट क्या होता है, जब एक्सपेंडिचर हमारा बराबर हो किसके, रिसिप्ट के। हमारा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का जो होता है बराबर होता है रिसिप्ट के, तो ये होता है बैलेंस बजट। जब हमारा एक्सपेंडिचर कम होता है और रेवेन्यू के, रिसिप्ट के, तो ये होता है सरप्लस, रिसिप्ट ज्यादा हमारे पास, एक्सपेंडिचर ज्यादा है रिसिप्ट के, ये होता है हमारा डेफिसिट बजट। तो एमसीक्यू सारे कवर हो जाएंगे इसके अंदर भी बेटा। तो ये चीज समझ लेना बेटा। ठीक है। अब एक चीज को देखना बेटा, कि क्वेश्चन है कि हाउ कैन बी डेफिसिट बी फाइनेंस्ड। एमसीक्यू पूछा जा सकता है, हाउ कैन बी, हाउ कैन अ डेफिसिट, जो एक डेफिसिट होता है बजट, पापा একটু ধীরে रिकॉर्डिंग হচ্ছে, बी फाइनेंस्ड और मेट। सबसे पहला हम लोग क्या करें, डेफिसिट फाइनेंस करें। व्हाट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग? कि जितना हमारा लोन है बेटा, जितना भी हमारा लोन है, सिर्फ उसको उसका ही फाइनेंस कराया जाए। मेरा अगर 1 लाख का लोन है, बस 1 लाख का लोन ही फाइनेंस कराए, उससे ज्यादा नहीं। या तो मैं क्या करूं, कैसे 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 लोन कराया जाए, लोन नहीं कराएंगे एग्जैक्टली में, प्रिंट करेंगे न्यू करेंसी को बेटा। प्रिंट प्रिंट करेंगे न्यू करेंसी को, बस। जितना लोन है उतनी करेंसी प्रिंट कर दो, खत्म। उससे ज्यादा नहीं करना बेटा। ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हैं, बाय बोरोइंग, या तो उधार ले ले, बस। तीसरा क्या करेंगे, बाय डिस इन्वेस्टमेंट, डिस इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज डिस इन्वेस्टमेंट? इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट सेल करती है अपने डिपॉजिट्स को, किसको, प्राइवेट एंटरप्राइज को, जिससे क्या हो सके, बिकॉज जिससे क्या हो सके कि वो अपने वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को कवर कर सके, एंड कहीं ना कहीं वो सारा पैसा वहां से रिकवर हो जाता है बेटा। तो ये था हमारा गवर्नमेंट बजट बेटा, जो मैंने आपको पूरा का पूरा करवा दिया बेटा, कुछ नहीं छूटा है। आप इसमें सारे एमसीक्यू भी कर सकते हो, एंड जो आपके न्यूमेरिकल के क्वेश्चन होंगे मैंने फॉर्मूले दे दिए, बस वैल्यू पुट करना, सारे आपका पूरा का पूरा इसमें पार्ट कवर हो गया बेटा। एक बार मैं देख लेता हूं, अगर कुछ छूटा है तो बेटा मेरे हिसाब से इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा बेटा। मैंने पूरा एक एक चीज आपको कवर करा दी है। हाँ बेटा, पूरा एक एक चीज हमारा कवर हो चुका है। तो अब इन दोनों वीडियो को देख लेना, जो मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 बनाए, और आपका कवर हो जाएगा। और मेरे बच्चों एक काम करना, जो अभी देख रहे हैं क्लास में और जो अभी क्लास में नहीं भी है, जो मेरे से ट्यूशन पढ़ते हैं, जो ट्यूशन नहीं भी पढ़ते हैं, ज्यादा से ज्यादा इन बच्चों को वीडियो को शेयर करना है, जिससे ना कुछ बच्चों की हेल्प भी हो सके। तो तब तक के लिए घर में रहिए, सेफ रहिए, कोविड केसेस बढ़ रहे हैं जैसा आपको पता है। बाय बाय।